आप सभी जमुई नगरवासी के जो मतदाता लोग हैं उन लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना एवं जो महानुभाव इस नगर परिषद के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव में भागीदारी निभाए थे वोट दे करके, उन सभी महान जनता को नगर परिषद में क्या क्या घटनाएं घट रही है उसके बारे में हम आपके बीच आए हैं कुछ बातों को लेकर के आप लोगों को बताने के लिए। नगर परिषद जो होता है वो एक नगर सरकार होता है। आपके शहर का जो विकास कार्य है उसका 100% या कहे 100% विकास के जिम्मेवार नगर सरकार होते हैं। तो जो भी व्यवस्था और अव्यवस्था है, अगर जो व्यवस्था बना है तो उसके लिए वो स्वागत योग्य करने लायक उनका कदम कहा जाए या उनका प्रशंसनीय कदम होगा। जो कदम उठाए हैं वो इस शहर में विकास के रूप में, और अगर विकास नहीं हुआ है तो जो उस कुर्सी पर बैठे लोग हैं वही इनके लिए जिम्मेवार भी होंगे। लेकिन इस जिम्मेवारी का निर्वहन जिन्हें आपने चुना है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के तौर पर, वो कितनी अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं अपने पद का, अपने जिम्मेवारी का, ये सब जानने का अधिकार आप लोगों को भी है। और मैं आपको उसी संदर्भ में अपनी बातों को रख रहा हूँ कि 1 साल 13 जनवरी 2023 को शपथ ग्रहण हुआ था। जो नए नए चेयरमैन बने हैं और वाइस चेयरमैन इस शहर के जमुई नगर परिषद के, 1 साल के कार्यकाल में कौन कितना खोया और कौन कितना पाया, उस कार्यालय से जनता के हितों में कितना कार्य कर सके और जनता के अनहित में वो कितने कार्य कर रहे हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, जहां सदुपयोग होना चाहिए उस पैसे को वार्ड के जगह पर कहीं अन्य जगह पर खर्च किया जा रहा है। इन सभी बातों का जानकारी मैं आपके बीच दे रहा हूं। मैं भी आपके बीच चुनाव में आया था, आप लोगों ने मुझे भी वोट दिया था। वो वोट का मार्जिन बहुत ज़्यादा कम था जिसके कारण मैं उस जिम्मेवारी को निर्वहन करने में असफल रहा। लेकिन मेरा दायित्व बनता है एक शहर के नागरिक होने के नाते कि मैं आपको जो जानकारी मेरे पास आता है तो उन सभी चीज़ों को मैं आपके बीच साझा करते रहूं। एक सजग नागरिक का मैं अपना दायित्व निर्वहन कर रहा हूं और जो सूचना मेरे पास है वो सूचना मैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विगत 1 वर्षों में नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं जिनका नाम मृत्युंजय कुमार है, 1 वर्षों के अंतर्गत वो घोटाले के पैसे से कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिए हैं, क्या क्या किए हैं और किस तरीके से घोटाले कर रहे हैं, यह बात मुख्य पार्षद और पार्षद नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी जब योजना और प्रस्ताव पारित होता है तो जिस तरह से अगर कोई राज्य में कानून बनता है तो उसमें मुख्यमंत्री का सिग्नेचर, जो कैबिनेट का मीटिंग होता है, उसके बगैर संभव ही नहीं है कानून बनना। राज्य में, केंद्र में अगर कोई कानून बनता है या योजना लागू होता है तो उस कैबिनेट के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो उसके सिग्नेचर के बगैर कोई भी कानून बनना संभव ही नहीं है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। उसी तरह से नगर परिषद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो होते हैं, कोई भी कानून, कोई भी योजना बनता है या कोई भी प्रकार का बिल पास होता है तो इन दोनों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इन दोनों के हस्ताक्षर के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नगर परिषद में कैबिनेट के 5 सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं चेयरमैन, दूसरा होता है वाइस चेयरमैन और 3 सदस्य है अस्थाई सशक्त समिति बोलते हैं उसको। ये 3 सदस्य और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 2। तो सभी प्रकार के काम काजों में बोर्ड मीटिंग और अस्थाई सशक्त समिति कैबिनेट के बैठक में इन सभी लोगों का हस्ताक्षर होता है। इसलिए यह कोई नहीं कह सकता है कि मेरा हस्ताक्षर नहीं है या मुझे जानकारी में नहीं था, ये सब ये काम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि भ्रष्टाचार का पहला खेल कहां से शुरुआत हुआ। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज के माध्यम से पत्रांक संख्या 1685 दिनांक 29/11/2022, उस समय जो मृत्युंजय कुमार कार्यपालक पदाधिकारी थे, एक लेटर भेजते हैं नगर विकास को, बड़ा बाबू को नियुक्त करने के संबंध में।
बड़ा बाबू को जो नियुक्ति होता है उसका प्रावधान है कि जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं अगर उनकी सेवा को कंटिन्यू किया जाता है तो 65 साल तक कर सकते हैं, अब मैक्सिमम 67 साल तक कर सकते हैं। तो 65 साल तक का कार्यकाल वो पूरा कर चुके थे, वो अभी 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। 65 साल पूरा करने के लिए या 65 साल से अधिक सेवा पूरा करने के लिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का गबन का मामला, आपराधिक मामला, केस नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तथ्य को छुपा करके कार्यपालक पदाधिकारी यह 1685 पत्रांक नंबर 22/11/2022 को एक चिट्ठी भेजे हैं प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को, जिसमें यह कहा गया है कि जो बड़ा बाबू वर्तमान में हैं वो सभी अहर्ता पूरा करते हैं बड़ा बाबू बनने के लिए, और वो एक सरकार का संकल्प संख्या है, जिस सरकार का संकल्प संख्या 4956 जो इसी में लिखा हुआ है, इसी पत्र में अंकित किया गया है 4956। इस कानून, इस लेटर का, सरकार के आदेश का अवहेलना करके मृत्युंजय कुमार, यह देखिए संकल्प संख्या मेरे हाथों में 4956 है, जिसमें मैंने मार्क कर दिया, ये संकल्प संख्या 4956 है, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का आपराधिक केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, गबन का मामला नहीं होना चाहिए, राशि गबन का मामला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के लोगों का ही नियुक्ति को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन मृत्युंजय कुमार भ्रष्टाचार करने के लिए इस नियम का अनदेखी करके यह पत्र लिखे हैं, जिसमें सरकार को भी धोखा में रखे हैं, और उसमें लिखा गया है कि इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जबकि इसमें मेंशन किया गया है कि मुकदमा वाले व्यक्ति को रखना ही नहीं है। और उसके ऊपर जो मुकदमा हुआ है 23/7/2018 को ये FIR का कॉपी है, इसमें नाम मेंशन है कि इनके ऊपर कहाँ कहाँ FIR हुआ है, किस किस तरीके से FIR हुआ है। यहाँ पर ये देखिए नाम टिक किया हुआ है त्रिपुरारी ठाकुर का। अरविंद कुमार पासवान जो कार्यपालक पदाधिकारी थे नगर परिषद जमुई के पूर्व में, उन्होंने लूट एवं आपराधिक मुकदमे दर्ज किए थे। इसके पहले मोहम्मद महमूद जी एक FIR दर्ज किए थे त्रिपुरारी ठाकुर पर, वो सभी इस FIR में मेंशन है, जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर जीवित व्यक्ति को मृत्यु घोषित करके उनमें कबीर अंत्येष्टि योजना का पैसा का वो गबन कर लिए थे। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को मृत्युंजय कुमार पुनः दोबारा नियुक्ति कर इसलिए किए ताकि ये सारे भ्रष्टाचार में मेरे साथ संलिप्त रहेंगे, और जहां हाँ में हाँ कहेंगे ये सिग्नेचर करते जाएंगे और बिल का निकासी करते जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति रिटायर हो चुके हैं। अब इनको कुछ कार्रवाई भी अगर होता है तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये रिटायर्ड व्यक्ति हैं और अंतिम पायदान पर हैं, इसलिए कोई न्यू नौकरी वाले लोग इस काम में संलिप्त नहीं होते, इसलिए ये इसका इस्तेमाल किए। और इन्हें भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और अगला कार्यकाल इन्हें कोई मिलने वाला नहीं था, तो गलत तरीके से रखा ये भी इसलिए इनके मजबूरी के कारण इनके सब जो चीज़ हो सकता था उस चीज़ों को ये बिल निकासी में हमेशा अपना अहम योगदान देते हैं। एक चीज़ है, इसके बाद ये तो नियुक्ति से संबंधित मामला हुआ कि गलत तरीके से सरकार को भी धोखा दे करके ये इस तरह से किए। एक योजना चलता है 7.5 लाख रुपया, आप लोगों के भी वार्ड में मैक्सिमम से मैक्सिमम 7.5 लाख का ही अभी तक काम हुआ होगा, जो कि गलत तरीके से वो भी काम किया गया है। बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग का एक पत्र है, जिसके माध्यम से जिस नियमावली के तहत वो योजना को लागू किया जाता है, उस योजना में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्क किया गया है 2 लाइन जो हम आपके सामने कैमरा के सामने रख रहे हैं। उसमें है जो कनीय अभियंता के माध्यम से किया जाना है, वैसे कनीय अभियंता जिनका नौकरी परमानेंट है, अस्थाई है, जो संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता होंगे, जूनियर इंजीनियर होंगे, उनके नाम पर योजना का एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। वो भी 7.5 लाख तक का योजना का एग्रीमेंट वैसे योजना का काम करना है जो आकस्मिक हो, जो इमरजेंसी वर्क के लिए किया गया है। लेकिन ये पैसा निकालने के लिए जो संविदा पर है, जो परमानेंट इंजीनियर नहीं है,
उनके नाम से भी योजना का एग्रीमेंट करते हैं और पैसे की राशि का निकासी करते हैं। यह संकल्प संख्या बिहार सरकार का जो है नगर विकास एवं आवास विभाग, इसका भी उल्लंघन करके ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसके बाद एक और भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नगर परिषद में है, कि पहले जो साफ सफाई का टेंडर होता था, उस साफ सफाई के टेंडर में 13 लाख रुपया में पूरे शहर का सफाई कार्यक्रम होता था 1 महीने में। यह मृत्युंजय कुमार कार्यपालक पदाधिकारी अपने नज़दीकी एनजीओ, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं एनजीओ, और मृत्युंजय कुमार का घर भी समस्तीपुर ही है, वहाँ के एक एनजीओ को 13 लाख का टेंडर 56 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यानी कि एक वार्ड का सफाई करने में लगभग 1,90,000 के आसपास, 1,90,000 के अप्रोक्स में एक वार्ड में एक माह में खर्च किया जा रहा है। अब आप सभी नगरवासी बताइए कि ऐसा आखिर किस तरह का सफाई में सुधार कर दिया गया है कि 13 लाख से राशि बढ़ा करके 56 लाख कर दिया गया है। तो सफाई में क्या गुणवत्ता आया है। और सफाई के नियमावली जो टेंडर है उसमें है कि दोनों पालियों में शहर का सफाई होना है, सुबह भी साफ़ होना है और शाम में भी साफ़ होना है। लेकिन कितना साफ़ हो रहा है, कितना मशीन आपके घर में के मोहल्ले में जा रहा है, यह बात आप लोग खुद जानते हैं। और ये सभी पैसा जब करप्शन हुआ है तो इसका असर भी दिखना चाहिए कि मृत्युंजय कुमार आखिर ये इतना घोटाला कर रहे हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के सहयोग से, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो उसका भी परिणाम आपको दिखा सकते हैं। मृत्युंजय कुमार जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उसका वेतन 45,000 रुपया प्रति माह है। यानी कि 45,000 रुपया 1 महीने में उनको सैलरी मिलता है। और वो कितने का ज़मीन खरीदे हैं मात्र केवल 2023 में, जब से सफाई का घोटाला, आपको जो बताए योजना का घोटाला, प्लस में इसके पहले जो बड़ा बाबू को अलग तरीके से रखा है गलत तरीके से कानून का उल्लंघन करके, तो उन सभी का जो पैसा बचत हो रहा है, इतना जो नियम तोड़ रहे हैं, तो उससे कुछ तो ज़रूर लाभ होगा। ऐसे ही सरकारी पदाधिकारी अगर जब तक कुछ लाभ नहीं हो तो कानून का उल्लंघन और सरकार के आदेश का अवहेलना नहीं करते हैं। तो अगर जब किए हैं तो उसका कुछ परिणाम भी मिलना चाहिए कि आखिर वो कहाँ है, आखिर किस कारण से क्या बेनिफिट उनको मिला है, तो उसका भी प्रूफ आपको दिखाते हैं। यह हमने बाजब्ता नकल निकाला है बिहार सरकार से, रजिस्ट्री ऑफिस से। यह ज़मीन का जो नकल है, ये वैधानिक नकल है, इसको हम कहीं भी न्यायालय में यूज कर सकते हैं। जैसे दस्तावेज नहीं है कि हम फोटोकॉपी निकाल लिए। इसका हम 600 रुपया जमा भी किए हैं पर केवाला के हिसाब से, और पूरा डिटेल इसका निकलवाए हैं। तो उसका पहले हम आपको दिखा देते हैं आप लोगों के बीच में कि ये क्या है। यह देखिए केवाला का प्रति है, और इसमें पहले पेज पे जब हम लोग पलटते हैं तो इसमें आता है ये डिटेल। इस डिटेल में एक फ़ोटो हम आपको गौर करके दिखाना चाहेंगे। सबसे ऊपर ये देखिए मृत्युंजय कुमार हैं जो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी। दूसरे नंबर में इनकी पत्नी पूजा कुमारी है। अब ये इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा नंबर है, ताकि यह आरोप भी नहीं लगा सकते कि वो दस्तावेज फर्जी था और रजिस्ट्री कॉपी ऑफिस का पेपर है ये। इस पेज में मृत्युंजय कुमार का सारा डिटेल है, पता, मोबाइल नंबर, घर, रोसड़ा समस्तीपुर के रहने वाले हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड। यहाँ पूजा कुमारी उनकी पत्नी है, लभेत का एड्रेस लिखा हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल है। अब ये जो दस्तावेज है ये 4 केवाला है टोटल। इस 4 केवाला में जो इनके अपने नाम से है, बाकी का जो है वो अलग अलग अपने निजी रिश्तेदारों के नाम से ये ज़मीन खरीदारी की है। एक केवाला जो ये लिए हैं उसमें कहाँ कहाँ ज़मीन खरीदे वो बता रहे। 3 कट्ठा ज़मीन ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास लिए हैं। ये सारा इसी में दस्तावेज में पूरा है लिखा हुआ। 3 कट्ठा ज़मीन ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास, इसका सरकारी वैल्यू लिखा गया है 32,40,000 रुपया। जबकि आप सोच सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड, यहाँ संत जोसफ स्कूल, सॉरी ऑक्सफोर्ड स्कूल नहीं, संत जोसफ स्कूल के पास, संत जोसफ स्कूल के पास 3 कट्ठा ज़मीन खरीदने में कितना पैसा लगता है। उसके बाद सिंगारपुर रोड के किनारे 42 डिसमिल ज़मीन लिए हैं ये अपनी पत्नी के नाम से और अपने नाम से।
दो और जमीन लिए हैं 10-10 कट्ठा करके, बरहट प्रखंड में पड़ता है, नरसौता मौजा है उसका, वहाँ पे। यह 4 जमीन का जो केबाला है, इसका सरकारी वैल्यू लगभग 2 करोड़ रुपया है। तो मार्केट वैल्यू उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संत जोसेफ स्कूल के पास का ही एक ज़मीन 3 कट्ठे का क्या वैल्यू है। 42 डिसमिल ज़मीन सिंगारपुर में रोड के किनारे कितना वैल्यू होगा। 2 जमीन नरसौता मौजा में जो लिए हैं बरहट में, उसका कितना कीमत पड़ता होगा। 20 कट्ठा 1 बीघा के आसपास वो है। उसके बाद बिहारी में ये अपना घर बनाए हैं, मकान, ज़मीन खरीद करके मकान बनाए हैं। ये अपने सास के नाम से लिए हैं। कटौना में भी एक अपने के निजी रिश्तेदार के नाम से ज़मीन लिए, उसका बाउंड्री भी हो चुका है। एवं कई अन्य जगह पे जिनका हम भी अभी दस्तावेज निकाल रहे हैं, वो आएगा तो फिर हम आपको इसी तरह पेपर के साथ हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये ज़मीन लिए है। तो सोच लीजिए कि जिसका सरकारी वैल्यू, अब ये सभी सारे ज़मीन 2023 में रजिस्ट्री हुआ है। 1 साल के अंदर 45,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति लगभग 10 करोड़ से ऊपर का संपत्ति है। 10 करोड़ से ऊपर का संपत्ति ये 1 साल के अंदर 2023 से लेकर के 2024 के बीच में भी 1 साल कार्यकाल पूरा होता है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का। इस बीच में यह 10 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 45,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति, जबकि यह सरकारी सेवा में है, तो कोई अन्य प्रकार का बिजनेस नहीं है। इनकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है, एक टीचर है जो नीतीश कुमार पूर्व में पहले बहाल किए थे, अभी बीपीएससी से नहीं पहले, जिनका भी वेतन मैक्सिमम 28,000 रुपया है। तो ये दोनों व्यक्ति मिल करके लगभग 10 करोड़ का संपत्ति का ज़मीन खरीद चुके हैं जमुई के अंदर। और ये इन दोनों के नाम से केवल 10 करोड़ है। इनके जो निजी रिश्तेदार के नाम से है, उनका संपत्ति का वैल्यू हम जोड़ नहीं रहे। तो ये सोच लीजिए कि 1 साल के अंतर्गत नगर परिषद कार्यालय जमुई में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि केवल कार्यपालक पदाधिकारी लगभग 10 करोड़ का ज़मीन खरीदे हैं। तो अन्य जो पार्षद लोग का तो छोड़ दीजिए, जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। और सारे टेंडर, जितने भी योजना बताए, जो भी चीज़ आपको दस्तावेज के रूप में हमने प्रस्तुत किया, इन सभी दस्तावेज को पारित करने में जब बोर्ड की मीटिंग होती है और अस्थाई सशक्त समिति की बैठक होती है, तो उसमें चेयरमैन का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है, वाइस चेयरमैन का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है, एवं जो अस्थाई सशक्त समिति के जो सदस्य होते हैं उनका हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। यह कार्यपालक पदाधिकारी मनमाने तरीके से दोहन कर रहे हैं हमारे शहर के, जो हमारे टैक्स पेयर हैं, जो हम लोग इस शहर में कर देते हैं, टैक्स देते हैं, इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस में मनमानी तरीके से जो पैसे का विकास जमुई शहर में करना चाहिए, उस पैसे को ये गलत तरीके से निकासी करने के लिए केवल कोर्ट में काम करवा दिए हैं, सिविल कोर्ट में। जबकि कोर्ट में विकास करने का कार्य राज्य सरकार का है, वहाँ से पैसा आता है, उसके लिए मतलब सचिवालय से अलग से फंड आता है कोर्ट परिसर का डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन ये नगर परिषद के पैसा का खर्च केवल दुरुपयोग और गलत तरीके से निकासी करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। सफाई का टेंडर बढ़ा दिए हैं। इन सभी चेयरमैन वाइस चेयरमैन का हस्ताक्षर है। अभी कमीशन मिलना किसी को कम हो गया है, किसी को ज़्यादा हो गया है। इस कारण को लेकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत 6 जनवरी को इसकी शिकायत जाकर के हमने किया है मुख्य सचिव से, ईडी से, सीबीआई से, आर्थिक अपराध इकाई से, इन सभी संस्थानों में, जिसमें कि मुख्य सचिव ने जांच का आदेश दे दिया है इनके संपत्ति को, विजिलेंस को। पत्रांक संख्या 117 दिनांक 9 जनवरी 2024 को ऑर्डर हो गया है। डीजीपी चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है, डीजीपी को जांच करने का आदेश दे दिया है। पत्रांक संख्या 278 दिनांक 10 जनवरी 2024 को इन 2 जगहों से ऑर्डर हो चुका है इनकी संपत्ति, इनके प्रॉपर्टी को जांच करने के लिए। और अगर यह मामला किसी भी तरह से दब जाता है या अपने पैसा के बल पर ये लेन देन करके अगर इसको धीमा करते हैं, तो हम इस सच्चाई को जमुई शहर के नगरवासियों के बीच में लाने के लिए अगले माह फरवरी में हाईकोर्ट में PIL या CWJC दायर करेंगे और इनकी संपत्ति का जांच करवाएंगे, कि ताकि कोई दूसरा अधिकारी गलती से भी
आ करके हमारे शहर को न लूटे, क्योंकि वह तो आए हैं यहाँ ड्यूटी करने के लिए, 3 साल रहते हैं फिर वो चले जाते हैं। और जो जो वहाँ पे लोग जीत करके चुनाव गए हैं, इस भ्रष्टाचार में किसी तरह शामिल हो गए हैं। उनको लगता है कि 5 साल क्या करेंगे, चुनाव इतने पैसे खर्च जीत करके आए हैं, जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर के आए हैं, दोबारा जनता देगी साथ कि नहीं देगी, तो चलो जो लूट में जितना बन पाता है उतना हम हंसोत लेते हैं। इस कारण से भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन चुका है नगर परिषद, तो कम से कम मेरा एक प्रयास रहेगा, एक जो जिम्मेदार नागरिक का एक निर्वहन होना चाहिए जिम्मेवारी का, उस तरह से हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। हाईकोर्ट में मामला को दायर करेंगे ताकि दूसरा कोई पदाधिकारी नगर परिषद में आए तो जिस पैसे से विकास होना चाहिए उस पैसे से केवल विकास हो, उससे खरीद संपत्ति को अर्जित करने का काम पदाधिकारी ना करे। और ऐसा नहीं समझे कि जमुई में उसे कोई रोकने वाला नहीं है, जो इच्छा आएगा वो करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इस बात को सुनने के बाद यह समझ सकते हैं कि इतनी हिम्मत और इतनी क्षमता इस पदाधिकारी के पास आता कहाँ से है। आखिर कोई तो होगा जो इतना निर्भीक हो करके इस तरह से इस शहर को लूटने में ये बहुत मस्त मौला तरीके से लूटते जा रहे हैं। तो इसके पीछे हमने तो जमुई विधायक को भी यह दस्तावेज मेल किया है। अब जमुई विधायिका जो इनको लाने में यहाँ उनका योगदान था, खड़गपुर से पोस्टिंग करवा करके यहाँ लाए हैं, तो जमुई विधायिका इस मामले को संज्ञान में लेती है कि नहीं, इस पर कार्रवाई करने में कितना योगदान देती है, या जमुई विधायिका के पास भी यह पैसा तो कहीं नहीं पहुंच रहा है कि जा कर के इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। अगर विधायिका जी कार्रवाई नहीं करती है विधायक महोदय, तो यही समझा जाएगा कि इसमें इस हिस्सेदारी में यह जो भ्रष्टाचार है, यह करप्शन है, उसमें उनकी भी संलिप्तता मानी जाएगी। क्योंकि कोई पदाधिकारी शहर को लूट रहा है और वो यहाँ के विधानसभा के सदस्य हैं, नगर परिषद के भी मेंबर होते हैं, वो पदेन मेंबर होते हैं, वो विधानसभा में इस बात को उठाते हैं कि नहीं, इस पर जांच करते हैं कि नहीं। यह संशय बना रहेगा लोगों के लिए कि जिस विधायक को भी आप वोट देते हैं वो आपकी शहर को लूटने में रोकने का काम करती है, लूटने में मदद करती है। आप लोगों को यह सोचना है। हम इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जेल में अंदर डालने का प्रयास भरसक रहेगा कानूनी तरीके से। प्लस में जो कानूनी कार्रवाई हो सकता है कठोर से कठोर, इसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे ताकि दूसरा कोई पदाधिकारी इस शहर को लूटने में इतना हिम्मत ना दिखा सके कि आसान तरीके से लूट लेंगे। बाकी बात आप सभी मतदाता लोग जो जागरूक जनता है, इस जमुई शहर के जो नागरिक हैं, उन लोगों का दायित्व बनता है कि इस चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाने का काम करें, इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस भ्रष्टाचार के बारे में जान सके और ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध जो भी मामला दायर हो, मुकदमा हो, जिनके साथ ठगी हुआ है। और कई मामले हैं, शिक्षक के मामले में एक शिक्षक हैं जिनका दस्तावेज भी हम मंगवाए हैं, वो देंगे तो आपको भेजेंगे। जिनका जवाहर उच्च विद्यालय से ट्रांसफ़र किया गया था पैसा नहीं देने के कारण इस हायर सेकेंडरी स्कूल में, वो इतिहास के शिक्षक थे, वो दस्तावेज भी आएगा तो हम आपके बीच रखने का काम करेंगे। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि इस करप्ट पदाधिकारी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय जमुई नगर परिषद।